शुरू करते हैं। जब मैंने आप लोगों के बीच में कल परसों चर्चा करी थी, हमने भारत के शिक्षा के तंत्र के ऊपर डिस्कशन किया था कि जो भारत का शिक्षा का तंत्र है, हमारे देश के अंदर जो गुरुकुलीय प्रणाली हुआ करती थी वही सबसे बेस्ट थी। हम गुरु के सानिध्य में रहते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे और जिस शिक्षा को हम ग्रहण करते थे और जो गुरुओं के माध्यम से हमको गुरुकुलों में मिलती थी, जो विद्यार्थी उस शिक्षा से शिक्षित होकर जाता था तो समाज, जो गुरुकुल से जो संस्कार उसके अंदर आते थे, उन्हीं संस्कारों को लेकर वो समाज के अंदर जाता था और समाज को एक नई दिशा दिखाता था। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी थी, लेकिन इस शिक्षा पद्धति को षड्यंत्र के तहत तोड़ दिया गया। तोड़ा इसलिए गया ताकि आप लोगों को गुलाम बनाया जा सके। आप लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरीके से संपन्न था अपना ये देश। हमारे देश पूरी दुनिया का, अगर हम अकेला अगर इसका एक अनुमान लगाएं या आंकड़ों पर बात करें तो पूरी दुनिया का ये 1835 और 50 तक लगभग 35% एक्सपोर्टिंग अर्निंग थी जी इसकी। तो ये जो अपना ये भारत इतना विकासशील था, इतना वैभव था, ये सारा का सारा शिक्षा के माध्यम से ही था और उसी शिक्षा तंत्र को तोड़ दिया गया। उसका पीछे का उद्देश्य आप लोगों को बर्बाद करना, आप लोगों को गुलाम बनाना। जब मैकाले की मैंने आपके बीच चर्चा करी तो मैकाले एक यही कहता, अगर इस देश को गुलाम बनाना है, इसकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दो, इनकी संस्कृति को ध्वस्त कर दो, इनकी सभ्यता को ध्वस्त कर दो, तभी जाकर ये गुलाम बनाए जा सकते हैं। अन्यथा इस ऐसे वैभवशील जिस देश के अंदर निकम्मे, नकारे, बेरोजगार, गरीब, लाचार, भ्रष्टाचारी, कंजूस व्यक्ति ना हो, उस देश को गुलाम बनाना संभव नहीं, अपितु असंभव है। तो अंग्रेजों ने जब भारत के अंदर आए, आप लोगों को पता है 1857 में एक क्रांति हुई थी। 1857 से पहले भारत के अंदर कंपनी का राज माना जाता है और 1857 के बाद क्राउन का रानी का राज माना जाता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, आज मैं आप लोगों के बीच जो चर्चा करूंगा, आज की कानून जो न्यायिक व्यवस्था है उस तंत्र पर मैं आज की बात करूंगा। मैं धज्जियां उड़ा दूंगा इस तंत्र की, जिस तंत्र के बिहाफ पर और बलबूते पर जो अंधभक्त, मोदी के भक्त, राहुल के भक्त, ओवैसी के भक्त, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि जिस न्याय तंत्र को हम न्याय मानते हैं, ये न्याय है या अन्याय है आप लोगों के साथ, ये आप लोग स्वयं चिंतन करोगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मेरा ना किसी व्यक्ति विशेष से या ना मेरा किसी पार्टी से, किसी से कोई संबंध नहीं है। हमारी लड़ाई है इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से, जो आज़ादी के 76-75 साल बाद बदल जानी चाहिए थी, लेकिन जो अभी तक नहीं बदली। आज मैं उस न्यायिक तंत्र के बारे में बात करूंगा, जिस न्यायिक तंत्र को, जिन अदालतों के अंदर आप लोग जाते हो, उस काले कोट में एक बैठा रहता है चोर दलाल, जिसको हम भगवान समझते हैं, वो भगवान है या राक्षस है या रावण है, ये आप लोग स्वयं चिंतन करोगे। मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपसे पूछूंगा, ये आप तय करोगे आज के इस जो मैं बातें बताऊंगा इनको सुनकर। 1857 में जब क्रांति हुई तो अंग्रेजों को ऐसे काटा गया जैसे गाजर मूली सब्जी को काटते हो आप लोग। जगह जगह पर थानों में आग लगा दी गई। जहाँ भी गोरी चमड़ी के लोग दिखाई दिए उनको वहीं, ये आप फसल काटते हो ना, ये जो पलासी, ये खुरपा, दरांत, इस प्रकार के जो भी घर में चाकू, जो भी कुछ था, जो भी हाथ लगा, अंग्रेजों को इस तरीके से काटा गया जैसे आप सब्जियां काटते हो, गाजर मूली काटते हो। तो उन लोगों को ये डर था कि कहीं भविष्य में ऐसी क्रांति ना हो जाए, दोबारा फिर से लोग खड़े ना हो जाएं। अब जब वो एक बार तो अंग्रेज भारत से चले गए, जब वो दोबारा आए तो जब वो भारत के अंदर लेके आए थे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, उस इंडियन पिनल कोड के माध्यम से उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कानून बनाए जिसको न्याय दंड संहिता हम बोलते हैं हिंदी में अगर मैं बात करूं। तो उन्होंने जो कानून बनाए, वो कानून अब वो हम लोगों को प्रताड़ित करने लगे कानूनों के माध्यम से। वो लेके इसलिए आए गए थे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, ऐसी क्रांति ना हो जाए।
वो ऐसे कानून बना दिए गए, यदि आप लोग क्रांति कर रहे हो तो आपको बिना वारंट के, बिना कोई गवाह के, बिना सबूत के कहीं पर भी कैसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर वो लोग कानून बनाने लगे, और कानून कैसे कैसे बनाने लगे, जब आप लोगों से ज़मीन खोसनी थी उन लोगों को, आप लोगों को बर्बाद करने के लिए, तो उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट जैसे कानून बनाए। और देखिए लैंड एक्विजिशन एक्ट का आज कमाल देखिए, उस भूमि अधिग्रहण जो कानून है, आज जब मान लीजिए आज का वर्तमान में इस न्याय दंड संहिता का जो कानून हम अपने लिए मानते हैं, उनका प्रभाव देखिए आज़ादी के 76 साल बाद भी, कि जब मान लीजिए कि एक किसानों की जो बहुत बड़ी जन्मभूमि है, या जो जिसमें वो अपनी फसल पैदा करते हैं, उनको उस ज़मीन को खींचने के लिए, खोसने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर राष्ट्रीयकरण का नाम देकर या राष्ट्र का काम देकर ऐसे कुछ आप लोगों के सामने शर्तें रखी जाती हैं और ज़बरदस्ती आपके अकाउंटों में पैसे डाल दिए जाते हैं उन कानूनों के तहत। अगर मैं अपनी उस ज़मीन को बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ तो वो क्या करते हैं, ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन को आप लोगों से छीन लेते हैं। मैं इन बातों से आज की वर्तमान जो न्याय तंत्र है, जो पुलिस का तंत्र है, ये आपके साथ किस प्रकार से व्यवहार और दुर्व्यवहार करता है, आप अंदाज़ा लगाइएगा। ये लोग जब जंगलों को काटें तो कानून है इन लोगों के लिए, ये लोग काट सकते हैं। अगर आप लोग जंगल में से एक भी लकड़ी ले आओगे तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो कानून बनाया है उसके तहत आपको दंडित किया जाएगा। अगर आप जंगलों को काटोगे तो कुछ भी नहीं, अगर ये जंगलों को काटने के लिए अगर ये विदेशी कंपनियों को बेच दें तो कुछ नहीं, अगर आप उसका विरोध करोगे तो आप पर अलग अलग धाराएं लगाकर आपको जेलों के अंदर डाल दिया जाएगा और हमेशा के लिए आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा ही होता है ना। आप लोग जब मैं आज वर्तमान की बात आप लोगों के बीच में करता हूं, जो ये न्याय दंड संहिता है, ये न्यायिक तंत्र है, हम बैंक वालों को जब हम अपने नोटिस भेजते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। हम उनको बोलते हैं कि यदि आप लोग गलत नहीं हो, आप लोग हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। यदि हम लोग गलत हैं, अगर आप लोग हमें गलत साबित करते हो तो हम जिस विधि में आप चाहोगे आपका ऋण चुकता करने के लिए तैयार हैं। आज तक भी बैंक वालों ने एक भी सवालों का हमारा जवाब नहीं दिया। जब बैंक वालों की इस गुंडागर्दी के खिलाफ हम जो अपना न्यायिक तंत्र मानते, जो ये कहते हैं, जो रक्षक हमारे बने हुए हैं और बात करते हैं सेवा सुरक्षा सहयोग की, जब हम अपने सुरक्षा सहयोग के लिए उनके पास जब जाते हैं, हम जब बैंक वालों के खिलाफ FIR देते हैं, तो कमाल की बात देखिए इस तंत्र की, जो ये लोग ये कहते हैं कि ये पुलिस तो आप लोगों के लिए बनी है, आपके रक्षण के लिए बनी है, आपके पोषण के लिए बनी है, आपकी सुरक्षा के लिए बनी है, आपके सहयोग के लिए बनी है। उस सेवा सुरक्षा सहयोग की हदें आप देखिए कि जब बैंक वालों के खिलाफ हम कंप्लेंट देने जाते हैं तो वो बैंक वालों के खिलाफ FIR तक, हमारी कंप्लेंट तक रजिस्टर नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही बैंक वाले पोजीशन लेने के लिए, कब्जा लेने के लिए आते हैं, तो वो बैंक वालों के साथ एक ही कॉल पर पहली बार में आ जाते हैं। और इस कानून में देखिए इनकी गुंडागर्दी देखिए, तानाशाही देखिए। पुलिस के पास केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के राइट्स होते हैं, ना कि बैंकों का कब्जा दिलवाने के। वो वहाँ पर रहकर बैंक और बोरोवर्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, वो इसलिए आ सकती है, ना कि कब्जा कर दिलाने के लिए। लेकिन पुलिस पैसा लेती है। पुलिस पैसा लेने के बाद बैंक वालों के साथ बैंक वाले एक साइड खड़े हो जाते हैं और पुलिस ना महिला को देखते, ना किसी बुजुर्ग को देखते, डंडों से घसीटते हुए गर्दन को की कॉलर को पकड़कर मकान से बाहर करते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? FIR आप लिखवाने के लिए जाते हो, अगर अलग भी मुकदमे में किसी में के लिए भी जाते हो, तो आपकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं की जाती। अगर हम अन्याय के खिलाफ अगर लड़ते हैं, हम पूरी कानूनी प्रक्रियाओं को मद्देनज़र रखते हुए भी अगर हम बात करते हैं, तो भी ये लोग हमारे ऊपर क्या करते हैं, उलूल जुलूल धाराएं लगाकर अंदर कर देते हैं। हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, जब गिरफ्तार किया गया, थाना के अंदर जब ले जाया गया, तो क्या करे जाते, जिनकी हम बात करते हैं कि हमारे रक्षक हैं, उन रक्षकों का व्यवहार आप लोग देखिए। इतनी गंदी, अभद्र, अनैतिक भाषा का प्रयोग करते हैं कि
शर्म भी शर्मसार हो जाती है। जब मैं बात कर रहा था कि शिक्षा तंत्र, देखिए उस शिक्षा तंत्र का कमाल जिसके अंदर वो एक खाकी वर्दी को पहनकर अपने आप को ऐसा समझता है, एक निचला सा निचला अधिकारी, कि मैं इस देश का मालिक हूं और ये जो जनता आती है साले कीड़े मकोड़े हैं, ये कुछ भी नहीं है। उनको गंदी गाली देकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनके पास मारने का भी राइट्स नहीं होता। वो ना बुजुर्ग को देखते, ना महिला को देखते, ना बच्चे को देखते, सब लोगों के ऊपर हाथ उठाते हैं। आप लोग FIR लिखाते हो, सेवा में थाना प्रबंधक जी लिखते हो ना। अच्छा ये बताइए, आप उनकी सेवा में हो या वो आपकी सेवा में है? मुझे तो इस बात से भी बड़ा दुख होता है कि आप लोग ये लिख रहे हो कि सेवा में थाना प्रबंधक जी, सविनय निवेदन यह है तेरी की कमाल। मतलब जो अपना नौकर है, जो आपके टैक्स के पैसे से जिसके बच्चों का पेट भर रहा है, वो व्यक्ति आप लोगों के सामने टेबल पर पैर पे पैर रखकर बात करता है और आप लोगों की हिम्मत इतनी भी नहीं होती कि उससे हम ये कह सके कि तू होता कौन है, तेरी हैसियत क्या है, मेरे टैक्स के पैसे से तेरे बच्चों का पेट भरता है। ये भोली भाली गरीब जनता का खून पसीने की कीमत है जो आज तू आमदनी के रूप में ले रहा है, और तू काम करता है बैंकों के लिए, गुंडों के लिए। यकीन मानना, ये सेवा सुरक्षा सहयोग आप लोगों के लिए नहीं है, ये नेताओं की सुरक्षा के लिए है, ये बैंक वालों की सुरक्षा के लिए है, उनके सहयोग के लिए है, ये गुंडों के सहयोग के लिए है। क्योंकि आज भी वही कानून चल रहे हैं जो आज़ादी से 76 साल पहले चलते थे। मैं 1947 तक देश को गुलाम नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? गुलाम तो असल में 1947 के बाद हुआ है भारत। 1947 तक तो श्रीमान जी लोग लड़ रहे थे, वो तो अपने आप को गुलाम कहते ही नहीं थे। कल को मैं आप लोगों के घर में घुस जाऊं और जबरन मैं आप लोगों के घर पे कब्जा कर लूं, तो ये थोड़ी है कि मैंने वो उस घर पे मेरा कब्जा हो जाएगा या उस घर का मालिक मैं हो जाऊंगा। आप प्रयास करोगे ना। मान लीजिए आप लोगों का कोई घर है, उस घर के अंदर आप 10 लोग रहते हो, उस परिवार के अंदर उन 10 लोगों में से 2-3 लोगों को मैंने अपने पक्ष में कर लिया और 7 लोगों को, अपने उन 3 लोगों को पक्ष में कर 7 लोगों को उस घर के अंदर बंदी बना लिया। अब मैं उन 7 लोगों से कहता हूं कि तू खाना बनाएगा, तू झाड़ू लगाएगा, तू ये काम करेगा, तू वो काम करेगा। लेकिन वो 3 लोग जो मेरे नियंत्रण, 7 लोग जो मेरे नियंत्रण से बाहर है, उनमें से 2-3 लोग अपने आप को उन्हें भगाने का प्रयास करते हैं, उनसे बचाव का प्रयास करते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जो हार मान के बैठ जाते हैं कि हम तो जीत ही नहीं सकते, इनके पास तो हथियार हैं, ये वो है। तो अपने भारत की वर्तमान जो परिस्थिति है वो यही है कि जैसे मैं इस घर का आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे ही एक कंपनी के तहत जबरन विदेशी लोग यहाँ घुसे हुए हैं। ये न्यायिक तंत्र अपने लिए नहीं है, हम नहीं मानते इसको। हमारी जो व्यवस्था थी वो पंचायती राज व्यवस्था थी, और उस पंचायती राज व्यवस्था को इन लोगों ने इसीलिए ध्वस्त किया क्योंकि उन पंचायतों में जो निर्णय हुआ करते थे, जो वहाँ फैसले नहीं होते थे, वह न्याय होता था। और आज क्या होता है? आज अदालतों के अंदर फैसले होते हैं। आपकी व्यक्ति मर के भी दोबारा जन्म ले लेता होगा, लेकिन इतने तक वो मुकदमा ख़त्म नहीं होता, आपकी चप्पलें घिस जाती हैं। आज का ये न्यायिक तंत्र है ऐसा। इस न्याय तंत्र की और खूबसूरती आप देखिए। इस न्याय तंत्र की जब आप खूबसूरती देखोगे, आप लोग मान लीजिए किसी विपक्ष के खिलाफ FIR करने के लिए गए, आपका पक्ष भी सुन लिया, उसका पक्ष भी सुन लिया, पुलिस को पता चला कि आपका पक्ष मजबूत है। सनी देओल की आपने सलाखें मूवी देखी है? हालांकि मैं मूवियों का प्रचार नहीं करता, देखी होगी। उसमें उनका जो पिताजी होता है, उनको किस प्रकार से टॉर्चर किया जाता है। वो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो अपने आप को साबित करने के लिए अदालत के अंदर ही गोली मार लेता है। क्योंकि उसमें जिन विपक्ष जो कमज़ोर था और जो गुनहगार था, उनके खिलाफ जब कार्रवाई और जब पुलिस को पता चल जाता है कि वो पक्ष मजबूत है, इन्होंने वाकई में ही अपराध किया है, तो पुलिस तंत्र उसको बचाने का प्रयास करता है। किस चीज़ के बलबूते पर? पैसे के बलबूते पर।
वो आप लोगों की नहीं सुनता। जब आप लोग अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे तो आपके ऊपर धाराएं लगा दी जाती हैं, देशद्रोह तक की धाराएं आप लोगों पे लगती हैं। ये आपको जानलेवा धाराएं लगाई जाती, 307 जैसी धाराएं। अभी झारखंड के अंदर हमारे साथी अभी भी जेल के अंदर हैं, 3 साथी झारखंड के अंदर। वो बैंक वालों के खिलाफ लड़ रहे थे। बैंक वालों ने क्या करा, रिकवरी वाले आए और रिकवरी वालों ने एक बस को पकड़ लिया। जैसे ही हमने पुलिस को बुलाया वहाँ पर जाकर और उनसे ये कहा कि पुलिस का कोई रोल नहीं होता, हमने इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दी हुई है, आप उस कंप्लेंट के खिलाफ कार्यवाही कीजिए। उस कंप्लेंट पे कार्यवाही ना करने करने के बजाय वो लोग क्या करते हैं, उस बस को थाने में ले जाते हैं और जब अपने वो साथी उनसे बात करने लगते हैं, जी आप कौन से कानून के तहत इस बस को यहाँ पर ले आए, हमारी बस हमें वापस दीजिए। बैंक आरबीआई की गाइडलाइन यह है कि यदि आपका कहीं केस चल रहा है या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तब तक आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम नहीं कर सकते, तब तक आपकी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, आपसे हड़प नहीं सकते। बल्कि ये पटना हाई कोर्ट का भी जजमेंट है। लेकिन वो किसी कानून को नहीं मानते। गुंडागर्दी के तहत पूरी की पूरी तानाशाही, किसके बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर। अगले दिन वो साथी हमारे, रात हो गई थी, उससे अगले दिन जब जाते हैं उनसे फिर सवाल करते हैं, डीएसपी से सवाल पूछते हैं। उनसे जब हम सवाल करते हैं कि देखिए जनाब, हम लोगों ने इन बैंक वालों के खिलाफ जो एफआईआर दी है उसमें ये मेंशन्ड है, उसमें पूरे साक्ष्यों के साथ हमने ये लिख रखा है और हम एफिडेविट पे लिख के दे सकते हैं, यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें आप गिरफ्तार करो, फांसी तक लटका दो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो वो लोग उन साथियों पर आरोप लगाते हैं, जब अपने 10-20 साथी और पहुंच जाते हैं, कि इन लोगों ने क्या करा, इंस्पेक्टर की पॉकेट में से रिवॉल्वर छीनने का प्रयास किया। एक कांस्टेबल को इन्होंने घायल कर दिया मारकर। अखबार में छपती है ये न्यूज़, अखबार में। उनके ऊपर 307, 323, 506, 188, 149, 452, 120B ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं। तो हमारे पक्ष को सुनेगा कौन? जो रक्षक ही अगर भक्षक बन गए तो फिर आप काम कैसे करोगे, कैसे लड़ोगे? तो इसीलिए हम कहते हैं, हम इस प्रशासन को नहीं मानते। अगर ये हमारी नहीं सुनता, ये हमारी अगर ये एक तरफा अगर फैसला करता है, तो हम इस प्रशासन को नहीं मानते। जनता की अदालत हमें लगानी आती है, जनता की सभाओं में निर्णय करने हमें आते हैं। हमारी जो मूल परंपराएं थी, जो जिनसे हम टूट चुके हैं, जो असल में हमारा न्यायिक तंत्र था, फिर से उस न्यायिक तंत्र को हमें खड़ा करना पड़ेगा। कानून बनाते हैं ये, सबसे पहले कानून बनाकर ये कहते हैं कि हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, जैसे अंग्रेज कहते थे। 2002 में सरफेसी एक्ट को बनाया गया, लगभग 2011 या 12 में उसको लागू करा गया। 2002 में जब सरफेसी एक्ट को बनाया गया, उससे पहले बैंक वालों को पोजीशन लेने के लिए कोर्ट अदालत में जाना पड़ता था और उनको 2 से 3, 4 साल, 5 साल भी लग जाती थी, इतना लंबा केस चलता था। अब इन लोगों ने क्या किया, बैंकों को एक तरफा उसके हाथों में तो तलवार दे दी और आप पूरे के पूरे निहत्थे हो, और उनको बोल दिया ये लो तलवार, जिनका चाह गला काट दो, सर काट दो, पैर काट दो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे विधवा हो, चाहे किसी का कोई ना हो, लूट लो इनकी संपत्ति को, कर दो इन्हें बर्बाद, कर दो इन्हें इस लेवल तक बर्बाद कि देश की समस्या, राष्ट्र की समस्या, समाज की समस्याओं के बारे में सोच ही ना पाएं। सरफेसी एक्ट को लाया गया। उस सरफेसी एक्ट के माध्यम से क्या करा जाता है, आज उस सरफेसी एक्ट के माध्यम से डीसी से वो परमिशन लेकर आ जाते हैं, और उस सरफेसी एक्ट में जबकि ये होता है कि पक्ष को भी, दूसरे पक्ष को भी बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि क्या कारण रहा कि जो तूने ऋण नहीं भरा। अरे किसी के जेन्युइन भी तो हो सकते हैं, किसी के पति की मृत्यु हो गई होगी, कहाँ से भरेंगे वो लोग? हजारों करोड़ों, लाखों करोड़ों को इन कंपनियों, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया जाता, लेकिन एक किसान, एक गरीब, एक लाचार विधवा औरत का लोन माफ नहीं किया जाता। घसीटते हुए उनको घरों के अंदर से निकाला जाता है। इस न्याय के अंदर आपको नैतिकता दिखाई देती है? लेकिन
बड़े कमाल की बात है, हम तो मरे पड़े हैं। पड़ोसी के घर में अगर बैंक वाले आ रहे हैं तो पड़ोस वाले लोग खिड़की को खोलकर, दरवाज़ों को खोलकर घर से बाहर आकर तमाशा देखते हैं। इतनी हिम्मत नहीं होती उन लोगों की कि हम उस भाई के साथ खड़े हो जाएं। अगर आप खड़े ही हो जाओ तो इस न्याय तंत्र की औकात नहीं कि आप लोगों के खिलाफ कुछ कर जाए, लेकिन आप लोग खड़े ही नहीं होते, क्योंकि आप लोग तो उलझे पड़े हो ना। आप लोग उलझे पड़े हो कि मेरा पड़ोसी मुझसे आगे ना चला जाए, मुझे अच्छी हवेली खड़ी करनी है, मुझे अच्छा पैसा कमाना है। हम तो इन चीज़ों में उलझे पड़े हैं ना। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत वो क्या करते हैं, डीसी से पोजीशन का ऑर्डर लेकर आ गए, आपसे बिना पूछे आपकी प्रॉपर्टी को बेच देंगे। प्रॉपर्टी बेच दी, बेचने के बाद कब्जा दिलवाने के लिए थर्ड पार्टी जिसको बेची। और अब एक और खूबसूरती देखिए इस कानून का जो इनको फ़ायदा हुआ। आपकी प्रॉपर्टी है मान लीजिए 2.5 करोड़ की, और उस प्रॉपर्टी को 50 से 60 लाख या 30 लाख रुपए में बेच देंगे। होडल के अंदर एक कांड हुआ था, हमारे साथ जो वारदात हुई थी, उस प्रॉपर्टी की 2.5 करोड़ की कीमत थी, जिस प्रॉपर्टी को 63 लाख में बैंक वालों ने बेचा था। 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को 63 लाख रुपए में बेच दिया। कितना बड़ा मुनाफा हुआ होगा उस मैनेजर को? हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? आपकी प्रॉपर्टी जब वो मालिक कह रहा है कि तूने 63 लाख में बेची है, मैं तेरे अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर मैं अपने 63 लाख रुपए वापस करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारा एक एक रुपया भरने के लिए तैयार हूं। आप कमाल देखिए, जब वो व्यक्ति उस रुपया को भरने के लिए तैयार है, उस कानून का वो संदर्भ देते हुए, उसका मतलब पक्ष रखते हुए ये कहते हैं कि अब हमने ये घर सेल कर दिया, हमें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारी ये प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को उन्होंने 63 लाख में बेच दिया। उनको तो उसमें उनको बहुत बड़ा फायदा हो गया ना। पूरे के पूरा जो एक कानून है, ये सरफेसी एक्ट है, ये इल्लीगल है, गैर संवैधानिक है। डीसी को, सीजीएम को सबका कर्तव्य होता है कि जब आप लोगों ने ऑर्डर करा है उसको भी जो दूसरा पक्ष है बुलाया जाए, लेकिन नहीं बुलाया जाता। आपके खिलाफ ऑर्डर करवा लिए जाते हैं। तो कैसे लड़ोगे इस न्यायिक तंत्र से? एक कानून बनाया जाता है, एक नई जो अभी आपको पता है जो इंडियन पिनल कोड था वो पूरा का पूरा इन्होंने चेंज कर दिया और अब उसका नाम रख दिया भारतीय न्याय संहिता। और उसमें उन्होंने क्या करा है, अब पुलिस के पास पूरा राइट्स होगा कि आपको जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है। मैं बिना पूछे आपको कहीं भी डाल सकता हूँ। जमानत मजिस्ट्रेट अदालत में भी नहीं हो सकती। आप गुनाह पूछोगे, अपना जुर्म पूछोगे कि मैंने करा क्या है, उनकी मर्जी, बताएं तो ना बताएं। ऑलरेडी यूपी के अंदर विशेष ये प्रशासन बल बना है ना, यूपीएसएसएफ बोल नाम है जिसका। तो ये जो कानून बनाए जा रहे हैं, ये कानून क्यों बनाए जा रहे हैं पता है आप लोगों को? ये कानून इसलिए बनाए जा रहे हैं, उन लोगों को डर है कि आने वाले निकट भविष्य में जो हम नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, इन नई योजनाओं को लोग मानने से यदि इनकार करते हैं, विद्रोह करते हैं, बगावत करते हैं, तो आप लोगों को जेलों के अंदर डाला जाएगा। और हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम लोग, जब तक मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ आप लोगों के अंदर ये लगेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर ऐसे ही। आप में से कितने साथियों के पास कर्जा है? एक बार हाथ खड़े करोगे? 1 2 मतलब 2-3 लोगों को छोड़ के सब लोगों पे कर्जा है, सारे के सारे लोगों पर कर्जा है। मैं आप लोगों से पूछूं कि जो बैंक वाले हैं और पुलिस वाले हैं वो आपके साथ नहीं देंगे, वो आपका घर को खोसेंगे ही, आपसे छीनेंगे ही छीनेंगे, तो आप क्या कर सकते हो? है आप लोगों के पास कोई समाधान? नहीं है ना। इसका सबसे बड़ा जो सरल समाधान है, जितने लोग अगर यहाँ बैठे हैं ना, यकीन मानना जितने लोग यहाँ पर आप लोग बैठे हो, अगर इतने लोग पूरे भारत में खड़े हो जाए ना और ये ऐलान कर दे या तो तुम नहीं या हम नहीं,
पूरी बैंकिंग प्रणाली को उखाड़ के फेंकोगे। कितने से लोग हो आप लोग? कितने से नहीं हो ना। राजीव भाई कहा करते थे, अगर अकेला व्यक्ति भी विरोध कर रहा है ना, उस विरोध का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ये मत समझिए कि अगर मैं इस दीवार में छोटी भी चोट मार रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं इस दीवार पर प्रभाव पड़ रहा है। और ये जिस बैंकिंग प्रणाली की हम बात कर रहे हैं, इसी बैंकिंग प्रणाली ने हर व्यवस्था को जन्म दे रखा है। हर व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? आप कोई सी भी व्यवस्था को उठा के देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था को, स्वास्थ्य की व्यवस्था को, न्यायिक तंत्र की व्यवस्था को, सब लोग इन्होंने तो इस व्यवस्था के 18 पिल्लर हैं, जिनमें से जो सबसे बड़ा मजबूत पिल्लर है वो बैंकिंग प्रणाली है। और इस पूरी बैंकिंग प्रणाली का जो मालिक है, इस पूरी दुनिया का बेताज बादशाह है वो रोथस्चाइल्ड फैमिली। वो तय करते हैं आप लोगों की। देखिए हम लोग कितने भोले हैं, हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोगों को नहीं पता कि वो लोग जो सरकार चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, हम सोचते हैं कि ये लोकतंत्र, ये भारत लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव होते हैं यहाँ, ये सारी बकवास बातें हैं। आज भी वो लोग जो उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग कानून बनाता है, उनके अनुकूल ही निर्णय लेता है, और जो वो कहते हैं वो करता है, वही सारा का सारा जो नेता चुने जाते हैं उन्हीं लोगों को बनाया जाता है। हम लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरा है, राहुल गांधी मेरा है, अमित शाह मेरा है। ये सारे की सारी जो बातें हैं, आप इन बातों का अंदाज़ा लगाइए कि किस भ्रम में जी रहे हैं हम लोग, कौन से भ्रम में जी रहे हैं हम लोग। हम लोगों को पता भी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्या ये जो न्यायिक तंत्र है, इस न्यायिक तंत्र के अंदर आपको कहीं पर भी रक्षण, पोषण, स्पष्टता, पारदर्शिता ये दिखाई देता है? जी ध्यान दीजिए, नहीं देता ना, नहीं देता ना। तो कौन लड़ेगा इस तंत्र के खिलाफ? बताइए, कौन लड़ेगा? अरे बोल पड़ो, आपकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही। हम नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। कौन लड़ेगा? तो इसीलिए हम लोगों ने जो निर्णय किया और जो हम लोगों ने अपनी समझ बनाई कि जब ये लोग मनमानी तरीके से, तानाशाही के तहत, गुंडागर्दी के तहत अगर अपना शासन प्रशासन को चलाते हैं, तो हम इनके न्यायिक तंत्र को नहीं मानते, इनके प्रशासन को हम नहीं मानते। इसीलिए अब हमने यही तय किया है कि जल जंगल जमीन और जानवर पर जो निर्णय लेगा वो गांव के लोग लेंगे। इसीलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं कि जो भारत की जो 73वां संविधान संशोधन था, ग्राम सभा, जिसके बारे में सुनील भाई आप लोगों के बीच बात करेंगे। तो इस ग्राम सभा के माध्यम से ही जो आप लोगों को अधिकार प्रदान करती है कि जो स्थानीय संसाधन है, उनके ऊपर निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो लोकल लोगों का होता है, वहाँ के रहने वाले लोगों का होता है। और जो डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए उस गांव के लोगों के पास होनी चाहिए कि इस गांव के अंदर कौन सा कानून बनेगा, कौन सा कानून नहीं बनेगा। ये थोड़ी है कि ये लोग मन में आए जैसे कानून बना देंगे, जैसे इन्होंने बना दिया लिव इन रिलेशनशिप कि 21 साल से पहले की लड़की की शादी करोगे तो आप लोगों को जेल हो जाएगी, लेकिन वही 16 साल की लड़की वेश्याओं की तरह अगर होटल में रहेगी, बच्चे पैदा करेगी, तो आपको कानूनी सहायता प्रदान करी जाएगी। और इसी कानून की एक खूबसूरती और देखिए कि इस कानून में ये और है, अगर पति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है तो पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रख सकती है, वो नाजायज संबंध बना सकती है गैर पुरुष के साथ अगर वो अपने पति से संतुष्ट नहीं है। और अगर पत्नी से पति संतुष्ट नहीं है तो पति को भी यही अधिकार दे दिया, लड़की लड़की से शादी कर सकती। क्या ये कानून आप लोगों ने मांगे? कानून बनाए जा रहे हैं, जो आपके घर में हैंडपंप लग रहा है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। कानून बनाया जा रहा है कि आपके गांव के अंदर जो डंगर है, जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर कानून बन चुका है, अगर एक डंगर से ज़्यादा आप जानवर को नहीं रख सकते, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और पंजाब में भी है।
ये तो कल को कानून ऐसे भी बनाएंगे ना, अंग्रेज करते थे जैसे पहले। अगर कोई व्यक्ति शादी करता था, नई शादी होती थी, तो वो कहते थे कि इस जो ये दुल्हन है, इसकी पहली रात मेरे पास गुजरेगी जब तेरे पास पहुंचेगी ये। कल को तो ये जो मंत्री है, तंत्री जो बने बैठे हैं, कल को तो ये कहेंगे कि आप अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को अगर हमारे पास नहीं भेजोगे तो आपको जेल हो जाएगी। क्या आप मान लोगे उस चीज़ को भी? अगर इन बातों को भी सुनकर, सोचकर, समझकर, जानकर अगर आप लोग अब भी चुप हो, तो आपका ये खून नहीं, ये पानी है। आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, या तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए या चूड़ी पहन लेनी चाहिए। हमारा देश का स्वाभिमान ये नहीं था। हमारे देश के जो लोग थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, माताओं का इतिहास तो ऐसा रहा है। हाड़ी वाली रानी की कहानी आपने सुनी होगी। अब उसका पति युद्ध के दौरान जब गया था, उसको लगा कि कहीं मेरे मोह के कारण वापस ना लौट आए। हाड़ी वाली रानी ने अपनी गर्दन काट कर अपने पति को भेंट में भेज दी। माताओं का इतिहास ऐसा रहा है। माता पद्मावती जानते हो ना, उनके साथ 14,000 माताओं ने अपना जौहर कर लिया था, अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया था कि इन वही सी जाहिल, और जो ये जाहिल किस्म के लोग हैं, अपना शरीर के, अपने स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचने देंगे। चाहे हमें 1000 जन्म लेने पड़े, 1000 बार मरना पड़े, जलना पड़े, फूकना पड़े, लेकिन हम अपने स्वाभिमान को नहीं गिरने देंगे। लेकिन आज तो हमारा जो स्वाभिमान है वो पता नहीं कहाँ खो गया। कहाँ गया आप लोगों का स्वाभिमान, बताइए? जिस कानून व्यवस्था का दर्द भगत सिंह के अंदर था, और अंतिम मुलाकात में भी ये कहता है कि मेरे जाने के बाद ये पूरा का पूरा जो इनका पुलिस तंत्र है, जो आज हमें प्रताड़ित कर रहा है, ये मेरे जाने के बाद भी आने वाले समय में जब यहाँ से गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज आएंगे, अगर ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती रही तो यकीन मानना, वो भगत सिंह की दूरदृष्टि देखिए, उस पुण्य आत्मा की। वो कहते हैं कि भारत जितना आज गुलाम है, उससे कई गुना ज़्यादा आगे गुलाम हो जाएगा। तो बताइए, पहले ज़्यादा गुलाम था देश या आज ज़्यादा गुलाम है? आज ज़्यादा है ना। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि आज भारत पहले 10% था, आज 1000 गुना ज़्यादा गुलाम है। पहले शारीरिक रूप से हम लोगों को सब कैद कर लिया जाता था, तो हमें अपना दुश्मन स्पष्ट नज़र आता था, लेकिन आज हमें अपना दुश्मन भी नहीं दिखाई देता। आज वो सबसे बड़ी जो चाल चल कर गए हैं, वो हम लोगों में से ही अपना दुश्मन, अपने ही भाइयों को, अपने ही साथियों को दुश्मन बनाकर इन व्यवस्थाओं में बिठाकर चले गए या नहीं चले गए। और कानून की खूबसूरती आप लोग देखिए, आज़ादी के 76-75 साल बाद यदि हमारा देश आज़ाद है, तो जो टोल टैक्स लगा हुआ है, जब आप गाड़ी खरीदते हो, ऑलरेडी आप रोड टैक्स दे चुके होते हो, फिर भी जबरन आपको गुंडागर्दी के तहत टैक्स वसूला जा रहा है। और हम लोगों की हिम्मत नहीं होती कि हम इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा जाएं। ऐसा होता है या नहीं होता? हम इन लोगों से कहते हैं कि जो आपने टोल टैक्स लगा रखा है, हमने जब आप लोगों को रोड टैक्स दे दिया है, तो आप लोग कौन से कानून के तहत और कौन से नियम के अनुसार हम लोगों से पैसा वसूल रहे हो? जी बैठ जाइए सभी। जो साथी और माताएं यहाँ पर बैठी हुई है, आप ज़्यादातर एक ही गांव से होंगी ना? अच्छा, मुकलावे गांव से कितनी है यहाँ पर? एक बार हाथ खड़ा करोगी? अच्छा, और मतलब अलग गांव से हैं लेकिन एक ही गांव से कई हैं, वो हाथ खड़ा करना एक बार। लगभग एक गांव से 6-7 तो हैं। 6-7 में से भी अगर आपने इस पूरे के पूरे तंत्र को समझ लिया कि बैंक वाले कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कि आप लोगों ने अगर ये समझ लिया ना कि ये बैंक वाले जो आ रहे हैं, इन्होंने आप लोगों को के साथ धोखा कराए,
रचा है। किसी भी अगर माताओं, एक भी माता को एक गांव में समझ में आ गया, आप अकेली एक गांव में तहलका मचा सकती हो। ये जो आप सारी यहाँ पर आई हुई हैं, आप सब कर्ज की समस्या को लेकर आई हैं। आप लोगों के पास तो कुछ भी कर्ज नहीं है। हम ऐसे शहर के अंदर इस तंत्र से पंगा ले रखा है हमने, जहाँ इनके खिलाफ बोल पाना भी मुश्किल होता है। जिनके पास मतलब 50-50 लाख का लोन है, आप लोगों के पास तो मैक्सिमम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख होगा, 50,000 होगा। ग्रुप लोन दे रखे होंगे आप लोगों को, तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो ग्रुप लोन आप लोगों को दे रखे हैं ना, इनमें ना तो आपकी इन्होंने कोई जायदाद ली, पर्सनल लोन है ये आपका एक तरीके से। इसमें आपका ये बाल विवाह का नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें आप एक और चीज़ समझे, जो माताएं और जो आप जितने भी साथी बैठे हो, कि पुलिस और बोरोवर्स यानी पुलिस बैंक के बीच और हमारे बीच नहीं आ सकती। ये बात आप समझ लीजिए। ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर कोई पुलिस अधिकारी आता है तो सबसे पहले तो आप उससे पूछिए कि आप इन बैंक वालों के साथ जो आए हो कौन से कानून तो आप सबसे पहले जब पुलिस गांव के अंदर आए, जब पुलिस गांव के अंदर आ रही है और बैंक वालों के साथ आ रही है, सबसे पहले आप उनसे सवाल पहला ये कीजिए कि जब बैंक वालों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, इन्होंने हमारे साथ स्कैम किया है, हम लोगों ने इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दी है, कंप्लेंट दी है, आपने उसके ऊपर जांच करी है या नहीं करी? पहला सवाल आप लोगों को ये करना है। ठीक है माताओं? हाँ बोलिए, करोगी ना? हाँ। दूसरा सवाल आप लोगों को ये करना है कि जनाब श्रीमान जी, आप लोग हमें ये बताइए, इस खाकी वर्दी वालों के पास ऐसा कौन सा कानून है जिस कानून के तहत आप बैंक और हमारे बीच आ रहे हो? आपके पास ऐसा कौन सा कानून है कि आप बैंक वालों को कब्जा दिलाने के लिए आ रहे हो? आप कौन से कानून के तहत आ रहे हो? आपको फिर ये सवाल करना है। दूसरा, पुलिस से फिर तीसरी बात आपको ये कहनी है कि आपके पास अधिकार ही नहीं है बैंक और बोरोवर्स के बीच आने का। आप लोग केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हो कि लोकतंत्र की मर्यादा, कानून की मर्यादा भंग ना हो, आप इसलिए आ सकते हो। आपके पास कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है कि आप कब्जा दिला दो। और आप होते कौन हो हमारे बीच में आने वाले? बैंक और मेरे ये पर्सनल मैटर है ना, आप लोग होते कौन हो? पूछिए आप लोग उनसे। और जब आप यहाँ ग्राम सभा की ताकत आपको जब बताई गई थी, ग्राम सभा के पास वो ताकत है, गांव के लोगों के पास वो ताकत है कि पुलिस, डीसी, एसपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक आपके गांव में आपसे बिना पूछे नहीं घुस सकता। और इस ग्राम सभा की ताकत आप एक और देखिए, अगर आप लोगों ने अगर ग्राम सभा की तरफ से कोई प्रस्ताव पारित कर दिया, उसको भारत की संसद भी नहीं बदल सकती, प्रधानमंत्री भी नहीं बदल सकता, क्योंकि जो ग्राम सभा होती है वो ये प्राथमिक न्याय निर्णय लेने वाले होती है। इसके बाद सारी, चाहे शासन हो प्रशासन हो, इसके सब बाद में आते हैं। आप लोगों के पास वो अधिकार हैं, आप लोगों के पास वो कानून है, आप लोगों के पास अपनी व्यवस्था है। बस आप लोगों को अपनी वो व्यवस्था समझनी पड़ेगी। आप लोगों को अपना ज़मीर, अपना स्वाभिमान जगाना पड़ेगा और इनको ललकारिए आप लोग। और जब मैं बैंक वालों की जब बात कर रहा हूँ, तो बैंक वालों से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे अगर ये न्यायिक तंत्र वाले और ये बैंक वाले अगर आपके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, आप सारी माताएं आत्मरक्षा के लिए, जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि अपने स्वाभिमान और अपने चरित्र को बचाने के लिए माता पद्मावती ने और उनके साथ हजारों माताओं ने जोहर कर लिया था, अपने आप को अग्नि में जला दिया था, तो आप लोग जो माताएं होती हैं वो कमज़ोर नहीं होती, वो पुरुष से कई गुना ज़्यादा ताकत वाली होती हैं। इसीलिए माता को पृथ्वी से बड़ा बताया गया है। आप लोग जो चाहो कर सकती हो। अगर एक बहादुर वीर पुरुष को भी अगर कोई जन्म देती हो तो माता ही देती है, वो माता ही जनती है। भगत सिंह को जनने वाली भी माता ही थी।
छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आज़ाद, महारानी लक्ष्मीबाई, हाड़ी वाली रानी, उनको जन्म देने वाली आप जैसी माताएं तो थी। आप लोगों को उलझा रखा है, आप लोगों को इस चीज़ों में उलझा रखा है कि जो माता होती है कि वो ऐसे पुरुष को जन्म ना दे सके कि वो फिर से भगत सिंह जैसा पैदा हो जाए, राजीव दीक्षित जैसा पैदा हो जाए, स्वामी दयानंद, गुरु गोविंद सिंह जैसे पैदा हो जाएं। इसीलिए आप लोगों के साथ छल रचा गया, षड्यंत्र रचा गया। और आप लोग देखोगी, जब से आपके गांव के अंदर टीबी आए हैं, जब से आप लोगों के गांव के अंदर टीबी आए हैं, तब से आप लोगों ने सीखी है सास और बहू की लड़ाई, नंद जिठानी दौरानी, तब से ही सीखी होना आप इन चीज़ों को। आप लोगों को ये चीज़ें टीवी सीरियलों के माध्यम से समाज के अंदर परोसी गई। परोसने के बाद आपको बताया गया कि दौरानी जिठानी क्या होती है, वरना आज से पहले हमारे परिवार के अंदर 50-50, 100-100, 150-150 लोगों का एक जगह खाना बनता था। और आज हम लोग नारा लगाते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। लगाते हैं या नहीं लगाते? आप लोगों को षड्यंत्र के तहत आपका जो आपका ये मन होता है, आपका जो ये माइंड होता है, दिमाग होता है, इस दिमाग पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई व्यक्ति आ रहा है और वो कोई नई बात बता के जा रहा है आपके फ़ायदे की और वो ख़राब है, अगर वो आपको 100 बार भी आप लोगों के आगे झूठ बोलेगा तो आप 100वीं बार में उस बात को सच मान लोगे। टीवी सीरियलों के माध्यम से, एडवर्टाइज के माध्यम से आप लोगों को एक झूठ 100 बार दिखाई जाती है। 100 बार दिखाई इसलिए जाती है कि जो हमारा माइंड है, इसके अंदर भी 2 माइंड होते हैं, एक तो चेतन और एक अवचेतन। कि जो हमारा चेतन मन होता है वो ये चीज़ तय करता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर उस चेतन मन के आगे बार बार ये चीज़ें दिखाई जाएं तो वो सच मानकर हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आप लोगों के बीच में दिखाई गई थी फेयर एंड लवली से गोरे होते हैं, कितनी बिक रही है वो, इतने बड़े लेवल पर माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है, आप लोगों का मन तैयार करा जाता है माताओं कि जो कोलगेट कंपनी है, जो कोलगेट कंपनी अपनी टूथपेस्ट बनाती है नहीं बनाती? बनाती है ना। अगर अलग कंपनी का भी हम जब टूथपेस्ट खरीदने के लिए जाते हैं, अगर मान लीजिए हम पतंजलि का भी खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक कोलगेट दे दो। देखो उस कोलगेट कंपनी को कितना बड़ा प्रचारित किया गया और इस आपका मन को इस लेवल पर कैसे बनाया जाता है। आप लोग देखिए, रामायण के अंदर जय श्री राम का नारा युद्ध के समय ही लगता था, आज राम का नारा आपकी जुबानों पर लाया गया। इसके पीछे का षड्यंत्र आप लोग समझिए। अब उन लोगों को राजनीति का एक नया अध्याय जोड़ना था, राजनीति में एक नया खेल खेलना था, एक नई चाल चलनी थी आप लोगों के लिए। तो आपका मन को नियंत्रित करने के लिए, आपके मन में वो चीज़ें, आपकी भावनाओं से खेलने के लिए वो लोग क्या करते हैं, हर जगह पर राम के चित्र लगाए जाते हैं। लगाए जाते हैं जी या नहीं लगाए जाते? लगाए जाते हैं ना। वो क्यों लगाए जाते हैं? ताकि जो आपका वो नेता है उसके साथ आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर आपकी भावनात्मक तरीके से आप उससे जुड़ जाओ और आपको लगे कि ये जो नेता है ये तो हिंदुओं का नेता है। हमने कहा, एक नारा लगाया था ना कि जो राम को लाए थे उनको हम लाएंगे। मैं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता। उस लिच्चड़ व्यक्ति को राम शब्द का अर्थ भी नहीं पता। क्या था राम? वो लोग कहते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लेकर आएंगे। अरे उसके अंदर एक तो राम का गुण बता दो। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने अपनी पिता की आज्ञा के लिए कि उनका जो दृढ़ संकल्प था, कहीं उनकी जो वचन दिया है कहीं वो टूट ना जाए, 14 साल का वन काट कर आए। और 14 साल वनों में केवल जंगलियों की तरह नहीं रहे, वो वहाँ भी अन्याय के खिलाफ लड़े। अन्याय के खिलाफ जब वहाँ भी लड़े तो वहाँ भी अपना कोई राज्य स्थापित नहीं किया उन लोगों ने, कोई राज्य स्थापित नहीं किया उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों को लड़ना सिखाया। उनसे उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। वहाँ के ही लोगों को तीर भाले हथियार बनाने सिखाए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने। और उन लोगों को जब लड़ना सिखाया, उन लोगों ने अपना राज्य बनाया, उनको राजनीति कैसे करनी है, धार्मिक, धर्म, समाज, राष्ट्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। राम ऐसा व्यक्ति था
जब उनके पिताजी शासन करते थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी प्रजा के बीच में जाते थे हर शाम को, और प्रजा से पूछते थे कि तुम्हें क्या समस्या है, कोई समस्या तो नहीं है। वो पूछते थे। ऐसा था राम राज्य। जहाँ राम राज्य की बात आती है, राम राज्य की जब भी मैं बात करता हूँ, या मतलब जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरा मतलब यह है कि मेरे जो साथी इस देश में परिवर्तन करना चाहते हैं वो सब, तो राम राज्य की जब बात आती है तो राम राज्य का मतलब यहाँ यही है कि ऐसा राज्य जिसके अंदर ना तो कोई गरीब है, ना कोई लाचार है, ना कोई भ्रष्टाचारी है, ना कोई कंजूस है, ना कोई चोर है, जहाँ वेद की आज्ञाओं का पालन होता है, जहाँ धर्म के अनुसार राजनीति की जाती है, जहाँ लोगों के साथ छल कपट नहीं किया जाता। राम राज्य का ये मतलब है। और इस हरामखोर ये कहता है कि मैंने राम को स्थापित किया है, मैंने राम के अंदर प्राण प्रतिष्ठित करे हैं, जिसके अंदर जो खुद इतना मर चुका है, जिसके अंदर का स्वाभिमान इतना मर चुका है, जिसने अपनी मां को खड़ा कर दिया राजनीति के लिए। ये जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हुआ था 2016 में, नोटबंदी, दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, इस जाहिल निकम्मे लोग, इसने पता क्या किया, अपनी माँ को भी लाइन में लगा दिया। और वो व्यक्ति कहते हैं कि जो राम को लाए थे हम उसको लाएंगे, जिसने अपनी माता जो कैकेयी थी उसके जो वचन था और पिता को दे दिया था, अपनी माता के खातिर, अपने पिता के खातिर 14 साल का वन काट आए, वो कहते हैं कि हम राम में प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। ये जो मीटिंग है, ये भारत के अंदर जो षड्यंत्र चल रहे हैं, जो जैसे पर्दे के पीछे जो ये पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इस पर्दे के पीछे की बातें वही बता सकता है ना जो इस पर्दे के पीछे देख कर आया हो। आपको पता है राम के पूरे मोदी के बारे में, वो इसके बारे में आप नेता बता। जी मुझे पता है, मैं तभी बता रहा हूँ। हाँ, आप पहले जी आप पहले पूरी चर्चा को सुनिए, मैं आपको पहले सुनिए। नहीं, आप सहमत नहीं है तो आप जा सकते हो। नहीं, जा सकते हो। नहीं जो आप देखिए, अगर आप लोग पूरी चर्चा को होने के बाद यदि सहमत नहीं होते हो और आप लोगों को लगता हो कि मैं गलत कह रहा हूं, जब मैंने आप लोगों से ये बात बोली, जब आप पुलिस तंत्र के अंदर जाते हो, एक जो पूंजीपति व्यक्ति है उसकी तो इतनी सुन ली जाती है, लेकिन आपके साथ न्याय नहीं होता। हमारा इस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैं मोदी का विरोध नहीं कर रहा, मैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को जो कलंकित किया जाता है, मैं उनके बारे में आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र कितनी बड़ी हस्ती थे। आप ध्यान दीजिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो रामचंद्र थे वो कैसे व्यक्ति थे, वो कैसे राज्य चलाया करते थे। अरे आप तुलना कीजिए ना, अगर आप अपने उस व्यक्ति के अंदर अगर राम की छवि देखते हैं, अगर आप लोगों के बीच में कल को यहाँ खड़ा हो जाऊं और मैं ये कहूं कि मैं राम हूं, मैं भगवान हूं, अरे पहले मेरे अंदर वो गुण तो देखिए। भारत के अंदर 400 लाख से ज़्यादा कर्जा है और हम लोग कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनने की ओर जा रहा है। तो पूछिए ना, अपने उस मसीहा से सवाल करिए ना। हम तो पिछले 3 सालों से सवाल कर रहे हैं कि आप लोग जो ये भारत की जनता को जो रुपया दे रहे हो, ये असली है या नकली। वो आपका मसीहा क्यों नहीं बताता कि ये नकली है या असली। मैं आप लोगों से पूछूं कि ये माइक है मेरे पास, ये असली है या नकली, तो आप लोगों को क्या समय लगेगा ये बताने में कि ये असली है। हम लोग ये पूछते हैं उन लोगों से कि आपने जो भारत की जनता को ये नोट बांट रखे हैं, ये असली है या नकली, तो क्यों नहीं बताते वो। हम उन लोगों से ये पूछते हैं कि भारत की जनता के पास आप लोगों ने 34 लाख करोड़ की करेंसी बांट रखी है और 400 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जे आप लोगों ने कहाँ से दे दिया ये कर्ज। आप लोग डूबे पड़े हो, शर्म आनी चाहिए। मोदी भक्ति में, राहुल की भक्ति में, अमित शाह की भक्ति में, असदुद्दीन ओवैसी की भक्ति में, केजरीवाल की भक्ति में। हम किसी राजनीतिक पक्ष को यहाँ लेकर नहीं आए हैं।
हम यहाँ पर उन 7,32,000 से ज़्यादा जो क्रांतिकारी अपने सर को अपनी गर्दन को कटवा कर चले गए, उनके सपनों के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। हम किसी हरामखोर जाहिल किस्म के नेता की पैरवी करने के लिए या राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेकर यहाँ नहीं आए हैं। उस हरामखोर से मेरा क्या मतलब, जो जिसने गंगा में खड़ा होकर यह कह दिया कि मैं, मेरी माँ ने नहीं जना, मैं तो कुदरत ने पैदा करा हूं। अरे उसने तो अपनी माँ का ही कलंकित कर दिया। आयुष्मान CAG की रिपोर्ट आई थी, हम लोग पढ़ते नहीं है ना, गांव के लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाई जाती, हम लोगों को नहीं बताया जाता कि कैसे छल किया जाता है। आयुष्मान जैसी योजनाएं लाई जाती हैं, एक एक आधार कार्ड पर 40-40 हजार आयुष्मान कार्ड बने हैं, एक एक नंबर पर 10-10 हजार आयुष्मान कार्ड बने हैं। गुड़गांव के अंदर एक रोड निकाला जाता है, मैं बताता हूं आपकी सरकार का, मैं आपको बताता हूं, गुड़गांव के अंदर एक रोड निकाला जाता है जिस रोड का नाम है द्वारिका एक्सप्रेस। उस द्वारिका दिल्ली तक ले जाया जाता है। उस द्वारिका एक्सप्रेस का जो बजट पास होता है 18 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से पास होता है। बजट तो तभी पास होगा ना जी जब पूरा ये समझ में आ गया होगा कि कितना खर्चा आ रहा है, क्या कंक्रीट यूज होगा, कैसा मटेरियल यूज होगा। और आप कमाल की बात देखिए, 18 करोड़ पर किलोमीटर का जो बजट पास हुआ था, उसकी जो फंडिंग होती है 250 करोड़ पर किलोमीटर की होती है। 250 करोड़। पूछिए ना अपने मसीहा से, आपका खुदा हो सकता है, आपका भगवान हो सकता है, आप अपने उस मसीहा से सवाल तो कीजिए। हम आपके मसीहा से पूछते हैं कि भारत कब आज़ाद हुआ, आपके मसीहा के कार्यालय से जवाब आता है इस प्रकार का हमारे पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि भारत कब आज़ाद हुआ। हम पूछते हैं कि यही बता दो भारत गुलाम कब हुआ, क्यों नहीं बताते वो लोग। ये जो मैं बातें आप लोगों के बीच बता रहा हूं ना, वो जिंदगी हम जी के, वो देख कर, वो समझ कर हम आए हैं। हम उस क्षेत्र से आए हैं जहां पर लोग आज गांव को तबाह करके ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, जो व्यवस्थाएं आपके गांव में आने वाली हैं। आपके गांव के अंदर स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं, आपके गांव के अंदर बिजली का कनेक्शन डायरेक्ट आधार कार्ड से कनेक्ट कर दिया, पानी का कनेक्शन आधार कार्ड के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। षड्यंत्र के तहत आपके घरों में नल लगाए जा रहे हैं, जिनकी समरसेबल हेडपंप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो सिलेंडरों के माध्यम से आप लोग जो आज गैस अपने घर में यूज कर रहे हैं, लाइनें दाबी जा रही हैं और उसको भी आधार कार्ड के साथ कनेक्ट करके उसका भी बिल आएगा। ऑलरेडी ऐसा शहरों के अंदर हो चुका है, अगर 10 मिनट भी अगर आपको बिल भरने में देरी हो गई तो ऑटोमेटिक आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। ये गांव के अंदर होने वाला है। और जब गांव के अंदर ये ना हो, इसीलिए हम गांव के लोगों को बचाने के लिए और उनको समझाने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि आप लोगों को षड्यंत्र पूर्वक कैसे बर्बाद करा जा रहा है। ये बात मैं बीच में इसलिए लेकर आया कि वो श्रीमान जी कह रहे थे ना कि राजनीति की बात कर रहे हो। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम राज्य नीति की बात कर रहे हैं। हम राजनीति की बात, और राजनीति कौन कहता है गलत है? राजनीति तो राम राज्य में भी थी, महाभारत में भी थी। फर्क ये पड़ता है कि जब राजनीति के अंदर जो सिद्धांत हैं और जो धर्म है और जो इंसानियत है और प्रकृति का नियम है, जब उनका हनन होने लग जाता है तो फिर वो राजनीति नहीं होती, वो अनर्थ नीति बन जाती है, अन्याय नीति बन जाती है। आपके अंदर जो ये लोग बैठे हैं, ये जो सारे के सारे लोग बैठे हैं जो आपको शासन प्रशासन में, जिनको हम कहते हैं, ये लोग कौन होते हैं कि आपकी लड़की की 18 साल की, 21 साल की अगर जब शादी हो जाएगी तभी होगी, लेकिन आपकी लड़की 16 साल की रंडियों की तरह होटलों में उसमें रह सकती है। ये कानून किसने मांगा? तो अपने इस मसीहा से क्यों नहीं पूछते कि ये कानून किसने मांगा? हरियाणा के अंदर कई जगहों पर लड़की ने लड़की से शादी करी है, कानून बना दिया। वो कहते हैं राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है इसके पास। पूछो ने अपने मसीहा से कि हरामखोर कुत्ते, तूने देश बर्बाद कर दिया, तूने देश की संस्कृति बर्बाद कर दी, सभ्यता बर्बाद कर दी। मणिपुर जैसे देश के अंदर जब मैं बात कर रहा था कि दुनिया के सबसे बड़ा जो मतलब ताकतवर व्यक्ति था, एक माता के लिए, एक मातृशक्ति के लिए उस पूरे दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के साथ युद्ध लड़ा था,
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने। आज उस मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी देश के अंदर हमारी देश की माताओं को, बहनों को नंगा निवस्त्र दौड़ाया जाता है। अरे पूछिए ने अपने इस मसीहा से, क्यों नहीं पूछते? पूछो तो सही। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, आप लोगों की टेस्टिंग करी जाती है, आप लोगों को चेक किया जाता है कि आप लोग कितने निकम्मे हो, नकारे हो, और आपकी कॉमन सेंस यूज चेक करी जाती है कि आपके अंदर कितनी बुद्धि बची है। अभी कितने लोग देश के अंदर बचे हैं, जो देश के अंदर जो लोग बचे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो लड़ सकते हैं और जो नहीं लड़ सकते। ये चेक किया जाता है। चेक कैसे किया जाता है? अभियान चलाए जाते हैं, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा चलाए जाते हैं, नहीं चलाए जाते। हम लोग इतने भोले हैं, हम फिर भी नहीं समझ पाते। वो चेक करते हैं दोस्तों आप लोगों को कि आने वाले कल में जब हम नीति बनाएंगे, नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तो कितने लोग हैं जो अपने इन कानूनों से सहमत होंगे और कितने लोग हैं जो असहमत होंगे। क्या चुनौतियाँ आएंगी हमारे सामने। बीमारी आई थी, हम लोगों ने अपनी बुद्धि से इतना भी काम नहीं लिया कि उन्होंने कहा ताली बजाओ को ये बीमारी भाग जाएगी, थाली बजाओ ये बीमारी भाग जाएगी। आप लोग सोचिए, समझिए, आप हमारी कॉमन सेंस किस हद तक मार दी गई। जिस दवाई को बनाने के लिए 10 साल एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये चेक किया जाता है कि ये जो दवाई आप लोगों के बीच में डाली गई, कोई भी, कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको साइड इफ़ेक्ट आए हुए हैं, जिनको लगा है और कि मेरे इसको ये बीमारी आई थी। समझ रहे हो ना? अगर मैं उसका नाम लूँगा तो ये वीडियो उड़ा दी जाती हैं हम लोगों की। आपको साइड इफ़ेक्ट आए हैं या नहीं आए? आपके अंदर जैसी ऊर्जा, एनर्जी पहले रहती थी, अब रहती है? घंटों घंटों पहले जो काम कर लेते थे अब रहती है? और फिर देखिए, हम चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये बोलते थे कि ये जो दवाई आपको दी जा रही है, ये आपको मारने के लिए दी जा रही है। ये दवाई आई भी नहीं थी, उससे पहले हम चीख चीख कर और चिल्ला कर समझा रहे थे लोगों को कि इसको ना लगवाओ, इसको ना लगवाओ। एक साइड लाइन लगी थी इस वैक्सीन को लगवाने के लिए, और दूसरी साइड हम अकेले लोग पागलों की तरह खड़े होकर चिल्लाते थे। वो लोग हमें बेवकूफ़ समझते थे। आज दुर्भाग्य देखिए उन लोगों का कि जिस कंपनी ने वो दवाई बनाई एस्ट्राजेनिका, उस कंपनी ने ये एक्सेप्ट करा है कि जिस व्यक्ति ने इस दवाई को लिया है वो नपुंसक हो सकता है, उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको सडन डेथ हो सकती है। उस कंपनी ने एक्सेप्ट करा है। कंपनी के एक्सेप्ट करने से पहले जब हम लोगों ने ये बातें बोली थी तो सरकार ने ये पल्ला झाड़ा था कि देश के लोगों के साथ हम लोगों ने ज़बरदस्ती नहीं की थी। आप लोग मुझे बताइए, ज़बरदस्ती की गई थी या नहीं की गई थी? करी गई थी ना ज़बरदस्ती। वो इसलिए कह जाता है इस बात को क्योंकि कागज़ों के माध्यम से आज पढ़े लिखे के अनुसार देश नहीं चलता, आज लिखे पढ़े के अनुसार देश चलता है। वो कागज़ों में ऐसी ऐसी जगह ये बात उन्होंने बोल दी थी कि ये जो दवाई बनाई जा रही है इससे आपको हॉस्पिटलाइज हो सकती है, आपको सूजन आ सकती है, आपको बुखार आ सकता है, आप नपुंसक हो सकते हो, सडन डेथ हो सकती है। ये बात बोली थी उन्होंने, लेकिन वो चीज़ हमने पढ़ी नहीं। वो चीज़, हाँ जैसे बोले, उन्होंने वो चीज़ लिखी लेकिन हम तक नहीं पहुंची, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। जब ये आरोप हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाया तो पता है उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि हमने तो देखो लोगों को ये दे रखी, दिखा दी उन्होंने। अब आप लोग कौन से कुआं में डूब के मरोगे? आपके साथ तो वो काम कर दिया, अगर पीछे जाए तो खाई, आगे जाए तो कुआं। कुआं में गिरो तो भी मरो, खाई में गिरो तो भी मरो। 2025 तक और 2030 तक जिन व्यक्तियों को इस दवाई को लगने के बाद जो आपके ठोकी गई है, जिनको बुखार आया है, साक्षात परमात्मा भी नहीं बचा सकते उनको। परमात्मा ये थोड़ी कहता है कि मैंने तुझे ये जन्म दिया, ये शरीर दिया है, ये शरीर पर तुम्हारा, आप लोगों का कब वो नहीं है, आप लोगों का अधिकार नहीं है इस शरीर पर। ये इस आत्मा के लिए कर्म करने के लिए मिला है। इस शरीर के बिना आप कर्म नहीं कर सकते, और परमात्मा ने आपको कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है। परमात्मा नहीं कहता आपसे कि आप जहर खाओ, आत्महत्या करो। कहते हैं ना कि परमात्मा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। क्या परमात्मा जो ये बलात्कार होते फिर तो परमात्मा भी ही करवाता होगा उनको? आप कर्म करने में स्वतंत्र हो।
ऐसी धार्मिक नीति, ऐसी धर्म सत्ता, ऐसी राजनीति, ऐसे सुखपूर्वक जो लोग जीवन व्यापन किया करते थे, ना खेतों में, ना आपकी थाली में, ना आपके बच्चों को जो जहर दिया जाता था, ऐसा था मेरा राम का राज्य, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का राज्य। और हम बात करते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे एक और को तो मैं भूल ही गया, महात्मा, जिनको महात्मा बोला जाता है, यूपी के अंदर भगवा वस्त्रधारी योगी। किस बात का योगी है वो? योगी शब्द का अर्थ भी हम नहीं जानते। योग का अर्थ पता क्या होता है? हमारे शास्त्रों में योगस चित्त वृत्ति निरोध है। योग के जरिए जो अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है उसको योग कहते हैं। योगी तो बहुत ऊपर होता है, वो सांसारिक भोग मोह माया, वो तो कर्तव्यवाद में जीने वाला व्यक्ति होता है। जो बात करता है कि मैं हिंदुओं का सम्राट हूँ, मैं सनातन को मानने वाला व्यक्ति हूँ, उस व्यक्ति के राज्य में भी जिस देश को पूर्व काल में स्वर्णिम सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस व्यवस्था के कारण, जिस चीज़ की वजह से हमारा ये भारत अमीर था, पूरी दुनिया का बेताज बादशाह था, जिसके मूल में थी, आज उस चीज़ का वो अपने राज्य में कत्ल कर रहा है। गौ माता का सबसे बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है। कमाल की बात देखिए, मुझे नहीं पता आप लोगों में से आरएसएस के लोग बैठे हैं या नहीं बैठे, सबसे बड़ा कत्ल खाने जो चल रहे हैं आरएसएस के हिंदू लोगों के चल रहे हैं। मुसलमान गाय नहीं काटता, तुम लोग गाय कटवाते हो। ये राजनीति 10 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा यूरोप के देशों में आपका ये मसीहा बीफ भेजता है, ये हरामखोर, ये 10 लाख मीट्रिक टन। देखो, अगर सच कहते हुए अगर मैं मर भी जाता हूं ना, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम सच अंतिम समय तक बोलेंगे। वही बात मैं आप लोगों को बता रहा था, इस व्यक्ति को जो मसीहा बनाया गया है ना, आप लोगों को वो पक्ष छुपा दिया गया जो इस पर्दे के पीछे है। हमारे गांव के लोग आज की जो ये डिग्री हैं, जो ये कानून चला हुआ है, उनको हम नहीं समझते, इसलिए उन लोगों के पास वो खबर नहीं पहुंचती। मीडिया के माध्यम से वो सारी चीज़ें छुपा ली जाती हैं। छुपा ली जाती है, नहीं छुपाई जाती। मीडिया ने ही तो बताया था ये बीमारी इतनी खतरनाक है, और मीडिया ही तो बता रही है कि जो अब बीमारी आ रही है, वायरस आ रहा है, ये वायरस जो पिछला वायरस गया है उससे 100 गुना 50 गुना ज़्यादा खतरनाक है, और 50 गुना ज़्यादा अधिक संख्या में लोग इसमें मरेंगे, जबकि वो बीमारी भी कुछ नहीं थी, एक सामान्य फ्लू था। आयुर्वेद में 248 प्रकार से ज़्यादा बुखारों का वर्णन है, उनमें से ही एक बुखार था वो। आयुर्वेद में ऐसे ऐसे बुखार भी है, 11-11 दिन तक भी बुखार नहीं टूटता, शरीर गर्म रहता है। अब वो नई बीमारी लेकर आ रहे हैं। ये बात बताने वाले और समझाने वाले कौन है? ये देश की मीडिया, इस देश के जो नेता हैं, अखबार है, मोबाइल के माध्यम से आप लोगों को ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये जो मोबाइल लग रहा है ना, ये मोबाइल आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस मोबाइल को पता क्या कहा जाता है? इस मोबाइल का नाम क्या है? हिब्रू की डिक्शनरी में नहीं, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल जो है, इसका जो ये जिस नाम से पेटेंट है, ये माइंड कंट्रोलिंग यूनिट के नाम से पेटेंट है। ये माइंड को कंट्रोल करता है। आज 2 साल का 3 साल का बच्चा मोबाइल में इतना एडवांस हो जाता है कि हमसे भी ज़्यादा चलाना सीख जाता है, और माता पिता खुश होते हैं कि देख मेरे बच्चे ने, मतलब जो चाहे वो चला सकता है। मानसिक रूप से उस बच्चे को कितना बुरी तरीके से और किस विचारधारा में, किस परिवेश में ले जाया जाता, आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ये मोबाइल केवल और केवल माइंड को कंट्रोल करने के लिए है, और जिस मीडिया के माध्यम से और जिस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये दिखाया जाता है कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है, उस बीमारी जिस सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई गई, उसको हिब्रू की डिक्शनरी में भ्रम की देवी कहते हैं, भ्रम फैलाने वाली। इन शब्दों का मायाजाल आप समझिए।
तो मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि मेरा जो हमारी चर्चा थी, ये जो बीच की बातें थी, इसका नकाब उतारने के लिए थी। जो चोला पहन रखा है इसने, पता है आप लोगों को, आप लोग हैरान हो जाओगे, जिस माँ की कोख में बच्चा है ना, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है, उस पे भी 1,70,000 से ज़्यादा कर्जा है। मेरा बाप ने कर्जा लिया, मेरा बाप मर गया, कौन चुकाएगा जी कर्जा? बेटा चुकाना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री इन्होंने उन लोगों से कर्ज ले रखा है जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। अगर मैं समाज के अंदर, अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा है, अगर मैं आप लोगों को किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ रही है और वो फंसा हुआ है, अगर मैं उसके लिए पैसा दूंगा तो मैं जैसे चाहे उस व्यक्ति को यूज कर सकता हूँ। कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना जी। तो ऐसे ही वो लोग इन लोगों से कहते हैं कि हम तुमको नेता बनाएंगे, तुम्हारी छवि ऐसी बना देंगे। हजारों करोड़ों अरबों रुपए आपकी मेहनत के खर्च करे जाते हैं इनका प्रचार प्रसार करने के लिए। आपके खून पसीने की कमाई को यूज करते हैं ये, उसको ऐसे पानी की तरह बहा देते हैं केवल और केवल अपने प्रचार में। इनके हर जगह इनका चेहरा टंगा होता है, इनकी प्रशंसा करते हैं या नहीं करते। और उस प्रशंसा का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, जब आप उस व्यक्ति का फोटो जगह जगह पर देखोगे तो क्या होगा, आप लोगों को लगेगा, आपके दिमाग के अंदर उसकी छवि बैठेगी। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता अब की बार फिर से मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये कैंपेन चलाए जाते हैं। मेरा अभी भी मैं कह रहा हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे मोदी गू खाए, चाहे राहुल खाए, कोई भी खाए। मेरी दुश्मनी, मेरी लड़ाई उस हर व्यक्ति से है जो इस भारत माता के आंचल को नोचेगा। आप लोग जो मतलब ये देखिए, एक माता जो होती है ना, एक माता कहते हैं कि मातृमान पितृमान आचार्यवान, ये शतपथ ब्राह्मण का अपना ग्रंथ है, उसका ये वो है कि जो माता होती है, एक जो बच्चे का निर्माण करती है, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। पहला, दूसरा गुरु होता है उसका पिता, तीसरा गुरु होता है उसका टीचर, आचार्य। तो इन वीरों को जन्म देने वाली आप माता ही हैं। आप अगर चाहो ना, जितनी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, आप एक साथ हुंकार भर दो, क्या मजाल इन बैंक वालों की, हिम्मत है इन बैंक वालों की घुस जाएं। ये बातें अगर आपको गंभीर लगी हो, आपको लगा हो कि हमें लड़ना चाहिए, आप लोगों को लगा हो कि जो इस देश के लिए लड़ गए, मर गए, उन शहीदों का सपना अधूरा है, अगर आप माता हो, आप लोगों को लगे कि हम भी किसी, जैसे कहते हैं ना, आप लोग कम नहीं हो, पुरुष से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो आप, महाराणा प्रताप, भगत सिंह जैसे पुत्रों को जन्म देने वाली आप ही हो। आज भी दे सकती हो आप, लेकिन आज ही उस माँ को ही ये बांझ बनाने पर तुले पड़े हैं ताकि भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों को जन्म ना दे दें। अगर आप लोगों को ये बातें गंभीर लगी हों, आप लोगों को लगा हो कि इन देश की जो ये विकराल परिस्थितियों की ओर जा चुका है, अगर आपको लगे कि भारत माता चीख रही है, तो इन पार्टियों की अंधभक्ति से बाहर आइए आप लोग और समझिए, आप सोचिए ना इस बात को कि जब हम खुलेआम चैलेंज करके ये कहते हैं कि भाई जवाब दे दो, जवाब दे दो, जवाब दे दो, क्यों जवाब नहीं देते? चोर हैं तभी तो नहीं देते ना। तो ये बात क्या आप लोगों को समझ में नहीं आती क्या? गांव के लोग अगर नहीं समझते हैं, हर गांव के अंदर मैं मानता हूं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, कोई बात नहीं। आप अपने गांव के लोगों को 1 दिन में नहीं समझा, 2 दिन में नहीं समझा, 3 दिन में नहीं, 10 दिन में समझेगा, 20 दिन में समझेगा, साल में समझेगा, 10 साल में समझेगा, लेकिन आप उनको समझाइए, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आप लोगों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। और अगर आपको लगा कि ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है, इस लड़ाई में हम लड़ेंगे तो हमारा परिवार